शरद पवार और अजित पवार इकट्ठा हो गए, बीजेपी के साथ अलायंस में हैं, 5 साल पावर को एंजॉय करेंगे। हम तो कहीं नहीं हैं। तो महायुति की सरकार में अजित पवार और शरद पवार की बैकडोर एंट्री हो जाएगी। वो पावर पॉलिटिक्स को एंजॉय करेंगे और एक अघोषित पावर सेंटर के रूप में शरद पवार फिर से उभर जाएंगे। और इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो नुकसान होगा उद्धव ठाकरे का और आदित्य ठाकरे का। तो इस दोनों बाप बेटे ने अब जान की एक प्रकार से बाजी लगा दी है कि कोई भी समझौता अगर हमें करना पड़े तो हम कर लेंगे और हम देवेंद्र फडणवीस की शरण में चले जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। और देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की इस मजबूरी को भली भांति एक्सप्लॉइट कर रही है और इस पूरे प्रकरण को न तो वो खत्म करेगा और न ही इसकी जांच कर पाएगा। ये एक ऐसा हथियार देवेंद्र फडणवीस के हाथ में लग गया है जिस हथियार को बार बार दिखा करके उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मन माफिक फैसले करवा सकती है। और उसी प्लानिंग पे देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में कोई न तो स्थायी दुश्मन होता है, न ही स्थायी दोस्त होता है। इस बात को चरितार्थ करते हुए देवेंद्र फडणवीस राजनीति के उस गंदे दलदल में खुद को उतार करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए रखना चाहते हैं। और चाहे कितनी भी आलोचना हो जाए, उन्हें मालूम है कि इस एक विषय पे महाराष्ट्र की जनता हमें ना तो रिजेक्ट करेगी, ना ही हमें सेलेक्ट करेगी। लेकिन ये एक मुद्दा था जो महाराष्ट्र की जनता के जहन में था। लेकिन सर्वे करने वाले भी इनके लोग, ठकुर सुहाती करने वाले इनके जो लोग हैं, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि दिशा सालियान और सुशांत का मुद्दा विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दिशा और सुशांत का मुद्दा विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है महाविकास अघाड़ी को कंप्लीट फिनिश करने में। सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी का यह हश्र नहीं हुआ, शरद पवार की पार्टी का हुआ, कांग्रेस पार्टी का हुआ और तीनों पार्टियां एक प्रकार से खत्म हो गई। तो शरद पवार ने तो रास्ता निकाल लिया अपने भतीजे के साथ बैकडोर एंट्री का, बैकडोर पावर को एंजॉय करने का। उद्धव ठाकरे को लगता है कि ये मौका हम मिस कर जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर हमने अभी भी देवेंद्र फडणवीस को आंख दिखाने की कोशिश की तो हमारे बेटे का जेल कंफर्म है। और यही डरा करके उद्धव ठाकरे को एक प्रकार से देवेंद्र फडणवीस 9 एमपी 20 एमएलए का समझौता कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे नहीं आते हैं तब भी उनकी पार्टी टूटेगी। और ये संजय राउत को जब बंद किया गया तो उसके बाद से संजय राउत के बोल बदल गए। आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने महाराष्ट्र से हमें बताया कि उद्धव की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, शरद पवार की पार्टी से बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, डमी। और उनको लग रहा है कि हमारी पार्टी के हैं, उद्धव को लग रहा है हमारी पार्टी के हैं, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी है वो टुवर्ड्स देवेंद्र फडणवीस है। और ये संकेत जाकर के जब इंटरनल मीटिंग हुई शिवसेना उद्धव की और जिस मीटिंग में संजय राउत को उठा करके बंद किया, उसी समय संजय राउत को बात समझ में आ गई कि शायद अब हमारे खिलाफ बगावत हो जाएगी और 3 ही लोग इस पार्टी में रह जाएंगे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत। तो उन्होंने मन बना लिया कि साहब अब हम बहुत लंबा नहीं चल सकते, अब हमें देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। और इसलिए मैंने आपको इसके पहले जो आपसे बातचीत की थी उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बदला ले लिया है। अब उद्धव ठाकरे की बारी है कि वो शरद पवार को
बीजेपी के नजदीक जाने से कैसे रोके? क्योंकि अगर शरद पवार और अजीत पवार दोनों एक हो जाते हैं, पावर को एंजॉय करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को वो एड्रेस करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम करवा ले जाते हैं, तो फिर से शरद पवार और अजित पवार की एनसीपी एक ताकत बन करके महाराष्ट्र में उभर सकती है। और यही बात देवेंद्र फडणवीस कम्युनिकेट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को कि आपके पास कोई चारा नहीं है, आप तो फिनिश हो जाएंगे, हम तो 132 सीट लेकर के आगे हैं, हम सरकार में हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर लेंगे, लेकिन आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, आप पूरी तरह फंसने जा रहे हैं, आपकी परेशानी बढ़ने जा रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। तो अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि हमारे तरफ तो चारों तरफ खाई ही खाई है, कांग्रेस से हमारी बन नहीं सकती, शरद पवार ने अपनी सेटिंग कर ली है, अब मैं अकेले पड़ गया हूं, दिशा के मुद्दे पर सरकार एसआईटी को एक्टिवेट करके हमारे बेटे को जेल भी भेज सकती है, हमारा पूरा परिवार तबाह हो सकता है, पार्टी में बगावत पहले से हो रही है, 12 विधायक कर रहे हैं और भी विधायक जुड़ जाएंगे तो पार्टी भी टूट जाएगी, और ऐसी परिस्थिति में जेल का एक तरफ रास्ता है, दूसरी तरफ पार्टी की बर्बादी का रास्ता है। इस दोनों को बचाया जाए तो बचाया कैसे जाए? तो एक ही तरीका है, देवेंद्र फडणवीस का गुणगान, देवेंद्र फडणवीस के सामने साष्टांग समर्पण, वही हुआ। समर्पण के जो माध्यम हैं वो सामना के आर्टिकल्स हैं, समर्पण के जो सबूत हैं वो संजय राउत का बयान है। समर्पण का तो पहला सबूत हमने उसी वक्त दे दिया था जब नागपुर विधानसभा सेशन के दौरान नागपुर में पिता पुत्र बुके लेकर के पहुंच गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। आवश्यकता क्या थी मिलने के लिए? अगर मिलना ही था तो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे मिल सकते हैं, लेकिन बेटे की जाने की क्या आवश्यकता थी? बेटे चाचा को मनाने के लिए गए थे कि चाचा हमें अब इस कांड से बरी कर दीजिए, क्योंकि उनको मालूम है इस कांड में आदित्य ठाकरे बच नहीं सकते हैं। और यही जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा हथियार लग गया है देवेंद्र फडणवीस के हाथ में, और इस हथियार को वो गंवाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि इस हथियार को एक बार यूज कर लिया जाए और आदित्य ठाकरे को जेल भेज दिया जाए। वो नहीं भेजेंगे जेल, वो बार बार आदित्य ठाकरे को डराते रहेंगे, उनको कोशिश करते रहेंगे कि जो जो डिक्टाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे उस सारे डिक्टाट को मानना शुरू कर दें। और इसके लिए उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर हमेशा बनाए रखना चाहता है देवेंद्र फडणवीस। और इसीलिए सामना का जो आर्टिकल है, संजय राउत का जो बयान है, 1 जनवरी को गढ़चिरौली जाने का जो खेल है, देवेंद्र फडणवीस का कोई खेल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस तो अपने धुन में मुख्यमंत्री हैं, वो जहां मर्जी उनको जा सकते हैं, वो जा भी रहे हैं। लेकिन गढ़चिरौली गए तो संजय राउत बयान देने लगे, गढ़चिरौली गए तो सामना आर्टिकल लिखने लगी। ये सारे संकेत है कि पिता पुत्र पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस के सामने में। और जो राजनीतिक वातावरण है जिसको कि एक प्रकार से शरद पवार ने उस वातावरण को बनाने की, आप कह सकते हैं कि वही एक किंग पिन है, मैं किंग मेकर कहता नहीं हूं, वो किंग पिन है जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ इतनी बड़ी व्यूह रचना रच दी कि स्वयं अजित पवार के साथ जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि भैया आप अपने सामान का यहां पर खुद ही गारंटी करनी पड़ेगी, कोई दूसरा रक्षा नहीं करेगा। वो खुद मोदी जी से मिलाए और इधर संकेत दे दिया अजित पवार को कि साहब हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब मोदी जी ने भी कहा कि ठीक है आप डायरेक्ट हमारे साथ तो आ नहीं सकते हैं, अजित जी के साथ चले जाइए। रही आपकी बेटी की बात, उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो नेता कैसे अपनी तबाही का स्क्रिप्ट खुद लिखता है और खुद फिर एक पॉलिटिक्स जो इतनी निर्लज्ज है, इतनी बेशर्म राजनीति है कि उनको इसका इल्म नहीं है कि जनता क्या कहेगी। जिसके खिलाफ हम लड़े हैं उन्हीं के साथ हम लॉबिंग कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलने जा रहे हैं, जनता क्या कहेगी। चुनाव हो गया, चुनाव तक लोग भूल जाएंगे।
इसी आकलन से ये लोग चलते रहते हैं। तो अभी यही कहानी, अभी आप देखिए कि केसीआर की क्या हालत है। केसीआर चले थे महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने के लिए। केसीआर ने पूरे